नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को सोचने का और कमाने का एक नया नजरिया दिया है। नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, ये किताब तो वाकई कमाल की है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। सोचिए 25 साल की रिसर्च। 25 साल? हाँ, और उसमें भी एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा उस वक्त के सबसे कामयाब लोग। उनकी सोच, उनके काम करने के तरीके, सबका निचोड़। बिल्कुल। और इस सब का सार हिल ने एक लाइन में कह दिया है, जो मुझे बहुत पसंद है। कौन सी? आपका दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। क्या बात है, मतलब सोच की शक्ति। हाँ, तो आज हम इसी के वो जो 13 मशहूर सिद्धांत हैं, उन्हीं को खंगालेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि हिल के मुताबिक दौलत, कामयाबी और मन की शांति पाने के वो तरीके हैं क्या। एक तरह से सफलता के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरना हुआ। हाँ, बिल्कुल। समझिए, ये उसकी मास्टर क्लास का एक तरह से शॉर्टकट मिलने वाला है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहला सिद्धांत, पहला कदम, हिल कहते हैं सब शुरू होता है एक प्रबल इच्छा से, डिजायर। इच्छा। हाँ, लेकिन सिर्फ चाहना नहीं। वो कहते हैं एक जुनून होना चाहिए, एक पक्का इरादा। अच्छा, मतलब सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा 6 कदम भी बताए हैं। जैसे कितना पैसा चाहिए, एकदम तय करो। निश्चित रकम। हाँ, फिर बदले में क्या दोगे, ये भी तय करो। कुछ देना भी पड़ेगा। फिर एक निश्चित तारीख तय करो, कब तक चाहिए। डेडलाइन। हाँ, फिर एक प्लान बनाओ और फौरन एक्शन लो। एक्शन जरूरी है। और ये सब एक स्पष्ट बयान में लिखो। लिख कर रखना है। हाँ, और फिर उसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, सुबह और रात को। सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? सुनने में तो सीधा है, पर इसमें जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि उस इच्छा को ना एक तरह से रिचुअलाइज करना है। रिचुअलाइज करना मतलब ये जो 6 कदम है, लिखना, रोज पढ़ना, ये सिर्फ काम नहीं है। ये असल में आपके अवचेतन मन को सिग्नल भेज रहे हैं। अच्छा, कि भाई ये मजाक नहीं चल रहा, ये होकर रहेगा। हिल का असली नुस्खा शायद इसी अनुशासन में है। एक्शन लेने से पहले ही आप अपनी इच्छा को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। हिल साफ कहते भी हैं, कमजोर इच्छा कमजोर नतीजे लाती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ चाहने से ज्यादा अपने दिमाग को उस चाहत के लिए तैयार करने का एक तरीका है। बिल्कुल। और यहीं से शायद अगला पॉइंट जुड़ता है, आस्था या विश्वास, फेथ। हाँ, विश्वास। हिल कहते हैं कि ये विश्वास अपने आप नहीं आता, इसे जगाना पड़ता है। कैसे? सकारात्मक बातें दोहराकर, जिसे वो कहते हैं आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। बिल्कुल, विश्वास और आत्म सुझाव, ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप लगातार खुद को जो यकीन दिलाते हैं ना, हाँ, चाहे वो आपकी काबिलियत हो या आपके लक्ष्य का मुमकिन होना, आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे। ये कोई जादू तो नहीं है? नहीं, ये जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। देखिए, बार बार दोहराने से वो सोच आपकी गहराई में उतर जाती है, और फिर अनजाने में ही आपके फैसले, आपके कदम सब उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। हिल इसे कहते हैं, विश्वास वो अमृत है जो विचार को जान, ताकत और एक्शन देता है। वाह। तो ये कोई निष्क्रिय सोच नहीं है, ये अपने मन को सक्रिय रूप से प्रोग्राम करना है। यानी आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन सिर्फ सोचने और यकीन करने से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ जानना भी तो पड़ेगा। सही पकड़ा। यहीं आता है हिल का चौथा सिद्धांत, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज काफी नहीं है? जनरल नॉलेज अच्छी है अपनी जगह, लेकिन हिल कहते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको उससे जुड़ा खास ज्ञान चाहिए। खास ज्ञान? हाँ, और ये ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। असली ताकत तब बनती है जब आप उस ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं। ऑर्गेनाइज करना। हाँ, और एक ठोस प्लान के तहत इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे लागू करना वो असली खेल है। तो जानकारी को एक्शन में बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक्शन के लिए आइडियाज कहाँ से आएंगे? शायद यहीं पर 5वां सिद्धांत काम आता है, कल्पना, इमेजिनेशन। हाँ, हिल इसे मन की कार्यशाला कहते हैं, द माइंड्स वर्कशॉप। हाँ, और ये कार्यशाला 2 तरीके से काम करती है हिल के अनुसार। 2 तरह से? कैसे? एक है संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। हाँ, जहां हम पुराने आइडियाज, पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कुछ
नया बनाते हैं। अच्छा, जैसे पुरानी चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना। हाँ, जैसे लेगो ब्रिक्स से नया मॉडल बनाना। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये क्या है? जहां से बिल्कुल नए मौलिक विचार आते हैं। जैसे कोई बिजली कौंधी हो, मानो कहीं अनंत से प्रेरणा मिली हो। अच्छा। हिल का मानना था कि बड़ी से बड़ी दौलत की शुरुआत इसी कल्पना की चिंगारी से होती है। फर्क समझना जरूरी है। एक में आप मौजूदा चीजों को जोड़ रहे हैं, दूसरे में आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो पहले शायद था ही नहीं। तो इनोवेशन दूसरी वाली से ज्यादा आता होगा। हाँ, अक्सर नए आविष्कार वहीं से आते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अब इच्छा है, विश्वास है, ज्ञान है और कल्पना से आइडिया भी आ गया। हाँ। अब इन सबको जमीन पे उतारना है। यहीं पर छठा सिद्धांत, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। बिना ठोस प्लान के इच्छा और कल्पना वो तो बस ख्वाब रह जाते हैं। सही बात है। और हिल यहाँ अकेले प्लान बनाने की बात नहीं करते, वो जोर देते हैं मास्टरमाइंड पर। द मास्टरमाइंड, ये क्या है? जिनके साथ मिलकर आप सोच सकें, सलाह ले सकें। एक टीम। अच्छा, अकेले नहीं। हाँ, ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये एक तालमेल है, एक सिनर्जी है, जहाँ दो दिमाग मिलकर दो से ज्यादा सोचते हैं। ये दिलचस्प है। और एक और बात, योजना पत्थर की लकीर नहीं होती। हिल कहते हैं अगर प्लान काम न करे तो प्लान बदलो। लक्ष्य नहीं। नहीं, लक्ष्य नहीं, प्लान बदलो। लचीलापन बहुत जरूरी है। ये मास्टरमाइंड वाली बात बाकी दिलचस्प है। मतलब दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। हाँ, उनकी सिनर्जी से। और योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी होगी, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन, जो कि 7वां सिद्धांत है। ओह हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिल कहते हैं कि कामयाब लोग फटाफट फैसले लेते हैं। हाँ, और ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है, ये असल में टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की कला है। अच्छा, हिल ने देखा कि जो लोग सफल नहीं हो पाते उनमें अक्सर अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। वो दूसरों की राय में उलझे रहते हैं, खुद फैसला नहीं ले पाते। हाँ, ये तो देखा है। जबकि कामयाब लोग जानकारी लेते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला कर लेते हैं। अगर बाद में लगे कि बदलाव जरूरी है तो वो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे और सोच समझकर। इसमें आत्मविश्वास झलकता है। बिल्कुल। फैसला लेना आपको आगे बढ़ाता है, जबकि अनिर्णय आपको वही खड़ा रखता है। हिल का एक मशहूर वाक्य भी है, हाँ, दुनिया उसके लिए रास्ता बना देती है जिसके काम दिखाते हैं कि उसे पता है वो कहाँ जा रहा है। क्या बात है। ठीक है, फैसला ले लिया, प्लान बना लिया, मास्टरमाइंड भी है, पर रास्ता हमेशा आसान तो नहीं होगा। कभी नहीं होता। मुश्किलें तो आएंगी। यहीं पर 8वां सिद्धांत काम आता होगा, दृढ़ता, परसिस्टेंस। यकीनन, दृढ़ता के बिना सब अधूरा है। ये इच्छा शक्ति और टिके रहने का खेल है, खासकर तब जब चीजें मुश्किल हों या नतीजे तुरंत ना दिख रहे हों। लोग हार मान लेते हैं जल्दी। हाँ, ज्यादातर लोग पहली या दूसरी मुश्किल पर ही हार मान लेते हैं। हाँ। लेकिन हिल कहते हैं कि दृढ़ता कोई अलग से पैदा होने वाली चीज नहीं है। तो फिर ये आपकी इच्छा की प्रबलता और आपके विश्वास की गहराई से ही निकलती है। अगर आपकी क्यों मजबूत है तो कैसे की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगी। मतलब सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये अस्थायी हार को पचाकर प्लान को सुधारकर फिर से खड़े होने की ताकत है। ये सब सिद्धांत वाकई एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। इच्छा, विश्वास, योजना, निर्णय और फिर टिके रहना। हाँ, एक चेन की तरह। अब आते हैं 9वें सिद्धांत पर, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड। इसे अलग से भी रखा है हिल ने। हाँ, इसे हिल ने अलग से भी एक सिद्धांत माना है, क्योंकि ये इतना जरूरी है। ये सिर्फ सलाह मशवरे के लिए नहीं है। तो फिर हिल का मानना था कि जब समान लक्ष्य वाले लोग एक सामंजस्य, एक हार्मनी में मिलकर काम करते हैं तो एक खास तरह की मानसिक और शायद आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा, हाँ, जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये आपके विचारों को नया ईंधन देती है, आपको प्रेरित रखती है, खासकर मुश्किल वक्त में। सकारात्मक और प्रेरित लोगों का साथ आपकी अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। ये बात तो समझ आती है, पॉजिटिव माहौल मिलता है। बिल्कुल। अब 10वां सिद्धांत, ये थोड़ा हटके है और शायद आज के दौर में इसे समझना और भी जरूरी हो गया है। यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, ये सिद्धांत अक्सर गलत समझा जाता है या इस पर बात करने में लोग झिझकते हैं। हिल का कहना था कि ये इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है और इसे अगर रचनात्मक कामों में लगाया जाए तो कमाल हो सकता है। देखिए, इसे शाब्दिक अर्थ में लेने के बजाय शायद हिल का इशारा किसी भी तीव्र मानवीय इच्छा या जुनून की ओर था। जैसे चाहे वो महत्वाकांक्षा हो, कुछ बनाने का जुनून हो, कोई आर्टिस्टिक ड्राइव हो या कोई और प्रबल भावना।
हिल का तर्क था कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को दबाने से बेहतर है इसे किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ देना। मतलब? किसी रचनात्मक काम में, किसी आविष्कार या कला की ओर। ये ऊर्जा का दमन नहीं, बल्कि उसका रूपांतरण है, उसे एक उत्पादक शक्ति में बदलना। अच्छा, मतलब एनर्जी को चैनलाइज करना। हाँ, बिल्कुल। आज के संदर्भ में हम इसे कह सकते हैं कि अपने सबसे गहरे पैशन को, अपनी सबसे तीव्र इच्छा को अपने काम या लक्ष्य के लिए ईंधन बनाना। ठीक है, ये बेहतर समझ आया। मतलब ये ऊर्जा को सही दिशा देने की बात है। हाँ। अब अगले कुछ सिद्धांत मन की अंदरूनी दुनिया से जुड़े लगते हैं। 11वां है अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, हिल इसे एक तरह का पुल मानते थे, हमारे सचेत विचारों और अनंत प्रज्ञा या कह लीजिए ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का पुल। और इसकी खास बात? खास बात यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सीधे भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, इमोशंस पर। भावनाओं पर? हाँ, सकारात्मक भावनाएं जैसे विश्वास, प्रेम, आशा, ये इसे आपके लक्ष्य की ओर प्रोग्राम करती हैं, और नकारात्मक भावनाएं डर, शक, नफरत, ये इसे उल्टी दिशा में ले जाती हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहना और उन्हें सकारात्मक रखना इतना जरूरी है। ये वो इंजन है जिसे आपका सचेत मन, मतलब आपके विचार और भावनाएं चलाता है। और 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल इसे विचारों का ट्रांसमीटर और रिसीवर मानते थे, रेडियो की तरह। इसे भी हम आज एक रूपक की तरह समझ सकते हैं। जब आपके विचार बहुत स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियर, और उनमें गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हाँ, तो वो एक खास तरह की ऊर्जा या फोकस पैदा करते हैं। ये फोकस न सिर्फ आपके अपने व्यवहार को बदलता है, बल्कि शायद आपके आसपास के माहौल और अवसरों को भी प्रभावित करता है। ये कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही है, लेकिन हिल इसे मस्तिष्क की क्षमता से जोड़ रहे थे। मतलब विचारों को केंद्रित करके मनचाहे नतीजे पाने की क्षमता, अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रखना। ठीक है। और इस सफर का आखिरी पड़ाव, 13वां सिद्धांत, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। ये क्या है? कोई जादुई शक्ति? हिल इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, इंट्यूशन, वो अंदर की आवाज। अंदर की आवाज? हाँ, जो तब रास्ता दिखाती है जब सारे तर्क और योजनाएं जवाब दे जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पिंच है। क्या? हिल साफ कहते हैं कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पहले के 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद ही विकसित होती है। अच्छा। तो ये आखिर में आता है। हाँ। जब आप अपनी इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, निर्णय, दृढ़ता, इन सब पर काम कर लेते हैं, तब आपका मन बाहरी शोर से हटकर अंदरूनी समझ और रचनात्मक प्रेरणा से जुड़ने लगता है। ये अनुभव ज्ञान और अवचेतन का मिला-जुला नतीजा है, कोई जादू नहीं। वाह, तो ये थे वो 13 सिद्धांत। अगर इस पूरी चर्चा का, इस गहरी बातचीत का निचोड़ निकालना हो तो क्या कहेंगे? कौन सी मुख्य बातें हैं? मुझे लगता है कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली, विचार सचमुच शक्तिशाली हैं, वो आपकी हकीकत को आकार दे सकते हैं। हाँ। दूसरी, सफलता बाहर नहीं, पहले मन में शुरू होती है। इच्छा, विश्वास और दृढ़ता इसकी नींव है। सही। तीसरी, लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए, उद्देश्य की निश्चितता, ये आपको दिशा और ऊर्जा देती है। बिल्कुल। चौथी, सकारात्मक सोच और अपनी भावनाओं पर काबू रखना अवसरों को अपनी ओर खींचता है। हाँ। और शायद सबसे जरूरी बात, जिसे हम अक्सर असफलता कहते हैं, वो असल में सीखने का एक मौका है, एक फीडबैक है, उससे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हिल का संदेश सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में, सोच में, रिश्तों में, मन की शांति में समृद्ध होना है। हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच। उनका एक वाक्य इसे खूबसूरती से बयान करता है। समृद्धि मन की एक अवस्था है जो एक निश्चित लक्ष्य, प्रबल इच्छा और अटूट विश्वास से पैदा होती है और टिकी रहती है। बहुत खूब। ये सिद्धांत यकीनन बहुत प्रभावशाली रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है जो मैं जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हिल ने ये सिद्धांत उस दौर के कामयाब लोगों को देखकर बनाए थे। तब दुनिया आज से बहुत अलग थी। ना इंटरनेट था, ना आज जैसी ग्लोबल अर्थव्यवस्था, ना गिग इकोनॉमी। हाँ, बिल्कुल अलग।
तो सवाल ये उठता है कि आज के डिजिटल युग में जहां सफलता के मायने भी शायद बदल रहे हैं, इन सिद्धांतों को कैसे देखा जाए? क्या इन्हें जस का तस लागू किया जा सकता है या इन्हें आज के हिसाब से कुछ ढालने की, अडैप्ट करने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। और एक और बात, हिल ने मन की शक्ति पर इतना जोर दिया, क्या आज का जो न्यूरोसाइंस है या मनोविज्ञान है वो उनके इन विचारों का समर्थन करता है या उन्हें किसी तरह की चुनौती देता है? मतलब ये सिद्धांत कितने कालातीत हैं और कितने समय के साथ बदलते हैं, ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत ही वाजिब सवाल उठाया आपने। यकीनन ये सोचने का एक नया आयाम देता है कि इन क्लासिक विचारों को आज कैसे समझें और इस्तेमाल करें। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।